तो कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं सुधा राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रामनगर में पली बड़ी। मेरी शादी उम्र 19 साल की उम्र में श्याम रावल से हुई थी। वो पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और देखने में आकर्षक था। गांव में लोग कहते तू किस्मत वाली है सुधा। शादी के कुछ सालों में मेरे जीवन में 3 चांद आ गए। मेरी 3 बेटियां, कनिका, सानवी और सबसे छोटी रिद्धिमा। मेरी पूरी दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द सिमटी थी। शाम एक स्कूल में अस्थायी शिक्षक था। पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी स्थायी नहीं थी। फिर भी हम संतुष्ट थे। मैं गृहिणी थी पर मेरी दुनिया मेरी बेटियां थी। उनका हंसना खेलना, स्कूल जाना, यही मेरी खुशी थी। शादी के लगभग 10 साल बाद मैंने महसूस किया कि शाम बदलने लगा। पहले वह रात में मेरे साथ सोता था। वह कहता था बेटी अकेले डरती हैं, उनके पास सो जाया करूं। मुझे अजीब तो लगा पर विश्वास किया। माँ का दिल शक करने के बजाय भरोसे की ओर झुकता है। एक दोपहर में अपने घर के आंगन में मैं बैठी सब्जी काट रही, तभी मेरी सबसे बड़ी बेटी कमरे से बाहर आई। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो लंगड़ा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चल रही है? वह झुंझलाकर बोली, इससे अच्छा और कैसे चलूं अम्मा, तुझे क्या पता मेरी हालत क्या है। उसकी बातों में गुस्सा और झुंझलाहट थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। वह कमरे में चली गई पर मैंने देख लिया था कि उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो अंदर तक चुभ गया। मेरे पति अब भी रात को बेटियों के कमरे में सोते थे। कहते थे पढ़ाई करवा रहा हूँ। पहले मुझे अच्छा लगता था कि वो बेटियों की पढ़ाई में रुचि लेता है, पर अब मुझे उसकी मौजूदगी पर शक होने लगा था। एक दिन बेटियों ने मुझसे कुछ कहने की कोशिश की लेकिन खुद को रोक लिया। फिर एक दिन धीरे धीरे कनिका की आंखों में उदासी दिखने लगी। सानवी बात बात पर चुप हो जाती। रिद्धिमा पहले से शरारती नहीं रही। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद रिद्धिमा बेहोश हो गई। मैं डर गई, तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, मैडम आपको पहले क्यों नहीं बताया कि ये गर्भवती हैं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डॉक्टर की ओर देखा। आप क्या कह रही हैं? ये तो सिर्फ 11 साल की है। डॉक्टर ने मेरी ओर दया से देखा। गर्भपात हो चुका है, अब इसे आराम की जरूरत है। मेरे होश उड़ चुके थे। रिद्धिमा होश में आई तो मैं उसके पास बैठी रही। मैंने उसका हाथ थाम कर पूछा, बेटा सच बताओ ये सब कैसे हुआ? उसके मुंह से निकले शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। मम्मी, पापा ने कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मन में भयंकर तूफान चल रहा था। शाम मेरी बेटियों के साथ ऐसा। मैंने बाकी दोनों बेटियों को भी पास बुलाया। डरते डरते उन्होंने भी सब कुछ बता दिया। कनिका बोली, हम डरते थे मम्मी, पापा कहते थे कि अगर बताया तो मार डालेंगे। सानवी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। हमने कई बार तुम्हें बताना चाहा लेकिन तुम पापा पर इतना भरोसा करती थी। उस रात में सो नहीं पाई। मैं दीवार की ओर मुंह करके बस रोती रही। मेरी पति मेरी बेटियों का शोषण करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। क्या मैं माँ हूँ? क्या मैंने उन्हें बचाया? क्यों नहीं देखा मैंने उनके चेहरे की उदासी को? क्यों नहीं सुना मैंने उनकी चुप्पियों को? मैं एक दिन एक पत्नी के रूप में हार चुकी थी। अब मुझे माँ बनकर लड़ना था। अगले दिन सुबह मैंने शाम से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? वो चौंका। किस बारे में? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। रिद्धिमा के बारे में, कनिका और सानवी के बारे में। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो बोला, ये सब झूठ है, लड़कियां झूठ बोल रही हैं, डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है। मैंने चीखते हुए पूछा। वो चुप रहा और वो चुप्पी उसकी काबूलियत थी। मैंने जब से अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा, ये बात घर में रखना ठीक है, लोग क्या कहेंगे। पर मुझे अब लोगों की नहीं, अपनी बेटियों की चिंता थी। मैंने शाम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गाँव में लोग कहने लगे, सुधा ने अपने पति को जेल भिजवा दिया। कुछ औरतें सोचती, अच्छी बीवी होती तो पति क्यों ऐसा करता, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने कानून का सहारा लिया। शाम गिरफ्तार हुआ। केस चला। गांव के कुछ ही लोगों ने गवाही दी। आखिरकार उस आजीवन कारावास की सजा हुई। मैंने गांव छोड़ दिया। बेटियों के साथ शहर आ गई। एक महिला आश्रय संस्था की मदद से हम रहने लगे। मैंने एक सिलाई क्लास ज्वाइन की, फिर एक बुटीक में काम शुरू किया। धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर आने लगी। कनिका ने कॉलेज में दाखिला लिया। सानवी ने संगीत खेला सीखा और रिद्धिमा अब भी डरती थी लेकिन मैं रोज उसे बताती, तू अब आजाद है बेटा। आज मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ ताकि कोई और सुधा अपनी बेटियों को बचा सके। मैंने अपने अनुभव पर लेख लिखने शुरू किए। एनजीओ से जुड़ी महिलाओं के लिए काम करने लगी। लोग मुझे सम्मान देने लगे। कुछ साल बाद मुझे माँ शक्ति अवार्ड भी मिला। मैंने सीखा, दुनिया भले ही गलत समझे लेकिन एक माँ को कभी अपने बच्चों के लिए झुकना नहीं चाहिए। रात को अब भी जब रिद्धिमा डर के मारे मेरे सीने से लगकर सोती है तो मैं सोचती हूँ कि ये जख्म कभी भरेंगे।
शायद नहीं, पर इन जख्मों ने मुझे मजबूत बना दिया। मैं अब सिर्फ सुदानी हजारों सुदाओं की आवाज़ हूँ। हर माँ को सतर्क रहना चाहिए, चाहे पति कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। बेटियों की चुप्पी भी एक सिग्नल होती है, उन्हें समझे। समझ से बड़ा होता है। और बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न, माँ का प्रेम तभी सफल होता है जब वह अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सके। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या सही किया? शाम को जेल भेज के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और हाइप और शेयर करें, और ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के राधे राधे दोस्तों।